नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस विंग में। और आज हम लोग ये जो क्लास हमारी है दोस्तों, ये मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो 11वीं जेपीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं और अदर जो स्टेट पीसीएस की तैयारी जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, यानी ये मुख्यतः ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो खास करके मेंस एवं पीटी के लिए किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम की तैयारी यानी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में, ये जो हमारी क्लासेस है वह पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस की है, यानी भारतीय इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लासेस है। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो ये एक लंबी टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होगा कि यह लंबी तो बहुत है, लेकिन इसमें हम दो चीज़ों के माध्यम से आप लोग को कंसाइज करके यहाँ पर पढ़ाऊँगा। वो क्या है कि एक प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है जो पूछा गया है और किस तरह से वह प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या कहती है कि हमें किधर की ओर जाना है, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इन दोनों को हम मिक्सर करके और हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संविधान है क्या। संविधानवाद को हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे संविधान है क्या, संविधान कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, संविधान की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन करता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा साथियों कि संविधान, जो संविधान का यहाँ पर अर्थ है, मैं एक प्रसिद्ध विद्वान की यहाँ पर कोटेशन की बात करूँगा, केसी वेयर के अनुसार संविधान क्या है, केसी वेयर, ठीक है। इन्होंने कहा है कि संविधान क्या है, संविधान आपका किसी भी देश के लिए, संविधान किसी भी देश के लिए देश के शासन व्यवस्था के अधिकार उत्तरदायित्व एवं लोगों के अधिकार एवं कर्तव्यों लोगों के अधिकार एवं कर्तव्यों आदि की व्याख्या करने वाला दस्तावेज है। क्या है साथियों? दस्तावेज है। जब हम यहाँ पर हम कहते हैं कि संविधान किसी भी देश के लिए किसी देश के शासन व्यवस्था के अधिकार, जब हम यहाँ पर बात करते हैं शासन व्यवस्था के अधिकार, तो शासन व्यवस्था के अधिकार, इसको एक शब्द में हम समझ लेंगे, आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा दिया है, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा में जिन्हें भारत का संविधान राज्य माना गया है उनका कौन कौन सा अधिकार होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या अधिकार होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, आपका पंचायती राज व्यवस्था जो आपका है वो सबसे स्थानीय स्वशासन यानी सबसे नीचे वाली गवर्नमेंट की बात होता है, उनकी क्या क्या यहाँ पर अधिकार होगा। अधिकार के साथ साथ उन्होंने कहा है कि उनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व की भी बात करता है, यानी कर्तव्य। अधिकार को सिर्फ देने से नहीं होता है, बल्कि अधिकार के उनके कर्तव्यों का जब निर्वहन होता है तभी जाकर के उसको माना जाता है कि अधिकार के साथ उनका उत्तरदायित्व भी बनता है, ठीक है। तो यानी सरकार का क्या अधिकार होगा शासन व्यवस्था का, और उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या उत्तरदायित्व होगा। साथ ही साथ उसमें कहा है
कि लोगों का अधिकार, यानी वहाँ की जो जनता है, उन जनता का क्या अधिकार होगा, उस देश की नागरिक का या फिर विदेशी का, उस देश में जो मौजूद व्यक्ति हैं उनका क्या अधिकार होगा, और उस देश के नागरिक होने के नाते उस देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य होगा, उनका क्या कर्तव्य होगा, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसी को व्याख्या करने वाला, उसी की व्याख्या करने वाला यह एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज आपका लिखित या अलिखित हो सकता है, लिखित या अलिखित हो सकता है। ठीक है, लिखित या अलिखित। हम लिखित एवं अलिखित के बारे में बात करेंगे कि चूंकि जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं और अलिखित, तो क्या जो अलिखित संविधान है वो क्या उसको कोडिफिकेशन नहीं किया गया है या क्या किया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। देखिए, जब हम लिखित की बात करते हैं तो लिखित दस्तावेज या लिखित संविधान उन देश के संविधान को कहा जाता है जिनका एक खास समय निर्धारित, यानी निर्धारित समय में उसका निर्माण करके लोगों को दिया गया, यानी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उपलब्ध किया गया। जैसे में भारत का संविधान आपका ये 1949 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया था। तो उसका एक खास प्रकार का टाइम पीरियड में बन के तैयार हुआ, और उसको बनाने के लिए एक आपका संविधान सभा का निर्माण भी किया गया था। उसको बनाने के लिए क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। वहीं जब अलिखित की हम लोग बात करते हैं, तो जब अलिखित संविधान की बात होती है साथियों, हालांकि उसको भी लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटेन का संविधान आपका अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो क्या ब्रिटेन के संविधान में आखिर वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, क्या उसको कोडिफिकेशन किया गया है या नहीं किया गया, संहिताबद्ध किया गया या नहीं, तो वो भी संहिताबद्ध है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ अलिखित उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको लिखने के लिए कोई संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, यानी उसको प्रॉपर तैयार करने के लिए संविधान सभा नहीं है। अर्थात ये जो अलिखित संविधान होते हैं, यह एक विकास कर्म का परिणाम होता है। क्या होता है कि इसका एक दिन में निर्माण नहीं होता या कोई खास समय पीरियड में इसका निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि जिस तरह से मानव का सभ्यता का जैसे जैसे विकास हो रहा है, यानी मानव जैसे जैसे कुछ और अग्रसर होकर विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ पर कोडिफिकेशन करते जाता है। ठीक है, तो वो भी लिखित है, लेकिन उसको अलिखित कहने के पीछे लॉजिक ये है कि उसके लिए किसी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था। जबकि जब लिखित संविधान की हम लोग बात करते हैं, जैसे अमेरिकी संविधान, भारत की संविधान, पाकिस्तान की संविधान, ठीक है, ये सभी संविधान को क्या किया गया, लिखित किया गया, यानी एक खास समय को निर्धारित करके साथ में संविधान सभा का निर्माण करके और उस संविधान को कोडिफिकेशन कर दिया गया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अलिखित संविधान आपका विकास क्रम का प्रतिफल है, वहीं अलिखित संविधान विकास क्रम का प्रतिफल है, वहीं जो लिखित संविधान है वो आपका क्या है, एक थोपा गया दस्तावेज है, यानी एक थोपा गया दस्तावेज है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा कि जो अलिखित संविधान होता है, वो अलिखित संविधान में कहा जाता है, एक कोटेशन कहता है, कहाँ के बारे में जानते हैं, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की जो संसद है ना, वहाँ की जो संसद है पार्लियामेंट्री, वैसे वहाँ का जो आपका वेस्टमिनिस्टर प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ का जो संसद है, वह संसद के बारे में एक मतलब कटाक्ष किया जाता है कि वहाँ पर उस संसद के पास इतना पावर नहीं है कि वह सिर्फ एक औरत को मर्द और मर्द को औरत बना सके, बाकी वह दुनिया का सारा काम वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब लिखित संविधान होता है साथियों, तो लिखित संविधान के अंतर्गत विधायिका का भी एक खास अधिकार दिया गया है, कार्यपालिका को भी दिया गया है और न्यायपालिका को भी दिया गया है। अर्थात लिखित संविधान में आपका किसी भी प्रकार का इधर उधर करने की संभावना नहीं बनती है, यानी जो उसका अधिकार लिख करके दे दिया गया है उसी के अंडर वह काम करेगा। जैसे मान लिया जाए वर्तमान समय की भारत का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके आई है। ठीक है, यानी राज्यसभा में उनकी पूर्ण बहुमत है और लोकसभा में इतनी उनके पास सीट है जो कि आराम से कोई भी संविधान को संशोधन कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा आपने देखा, 8 वर्ष हो गया उनके शासनकाल में, लेकिन ऐसा कभी आपको नजर नहीं आया होगा कि वह संविधान के बियॉन्ड में जाकर के काम करे। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वह लिखित रूप से बंधा हुआ है।
यानी वो अगर वह लिखित रूप से जो उसके प्रावधान जो उनके अधिकार दिए गए हैं उन अधिकार से अगर बियॉन्ड जा करके भागता है ना, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको लाठी लेके खड़ा रहता है, ए खबरदार, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, जहां तक आपका लिखा हुआ वहीं रहिए। लेकिन अगर यह लिखित रहेगा तो अलिखित में क्या है, संसद को पावर दे दिया है। जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट को पावर दिया है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो चाहे वह कर सकता है, और उसके लिए वहां पर क्या है, संविधान का न्याय वहां का जो विधेयक जो बनेगा, कानून जो बनेगी, उसके न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार डायरेक्ट उसको नहीं है। यानी सुपरमेसी संसद की अगर कॉन्सेप्ट है तो वह ब्रिटेन में आपका है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है कि संविधान आपका संविधान क्या है कि शासन व्यवस्था का जो अधिकार है उसके बारे में बात करता है, उनके उत्तरदायित्व की बात करता है, साथ ही साथ वहां की नागरिकों यानी लोगों का क्या अधिकार होगा उस अधिकार की भी वह बात करता है। लोगों का क्या अधिकार होगा उस अधिकार के बारे में भी बात करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों। तो देखिए भाग 3 की बात किया जाए, भाग 3 की बात किया जाए भारत के संविधान में, तो यहाँ पर देखिएगा फंडामेंटल राइट की बात करता है। वहीं भाग 4 का क देखिएगा तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की यहाँ पर बात करता है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक तरफ जहाँ आपको फंडामेंटल राइट के तहत आपके कुछ अधिकार को वहाँ दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या किया गया है कि आगे चल करके वहीं पर दूसरे भाग में यानी भाग 4 में आपका क्या कर दिया है, कर्तव्यों का भी जिक्र कर दिया गया है, कर्तव्यों का जिक्र कर दिया गया है। और अगर उन कर्तव्यों को फॉलो करने से अगर आप ये करेंगे कि जैसे मैं नागरिक होने के नाते अधिकार की यूज कर रहे हैं भारत में, तो उस नागरिक होने के नाते जब आपको अधिकार मिला हुआ है, भारत का संविधान आपको देती है, तो आपसे भी वो अपेक्षा करती है, कौन, भारत का संविधान और शासन व्यवस्था, कि आप जब अधिकार की उपयोग कर रहे हैं, उपभोग हो रहा है आपके द्वारा, तो आपका इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनती है, जिनमें से अभी भाग 4 में आपका 51 का क में पढ़िएगा, उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया गया है कि जब आप नागरिक होने के नाते आपको क्या फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो उसी के तर्ज पर आपको कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है, कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर केसी वीर के अनुसार कहते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है, कंक्लूड करके मैं बात कर लेता हूँ कि संविधान वह दस्तावेज है जिस दस्तावेज में शासन व्यवस्था का क्या अधिकार होगा, उसका क्या उत्तरदायित्व होगा, और उसमें लोगों का क्या अधिकार होगा और उनके क्या कर्तव्य होंगे, इन सभी की व्याख्या करने वाला दस्तावेज ही किसी देश का संविधान कहलाता है, किसी देश का संविधान कहलाता है। ठीक है, यानी केसी वेरे साहब ने, ये बहुत बड़े मतलब विद्वान हैं पॉलिटिकल साइंस के, और इन्होंने ये बात को कही है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, या लिखित रूप में हो सकता है या अलिखित रूप में। लिखित और अलिखित को मैंने समझा दिया, लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों चीज़ों में क्या होगा कि शासन व्यवस्था का यानी राज्य का क्या अधिकार होगा। जब शासन व्यवस्था हम कह रहे हैं तो समझ आइए राज्य, और राज्य की परिभाषा के अंदर केवल ये नहीं कहिएगा झारखंड राज्य, बिहार राज्य की परिभाषा के अंदर वो सभी राज्य आ जाएंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की एक व्यापक परिभाषा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को यानी आर्टिकल 12 को अगर बात करें तो समय समय पर विभिन्न केसेस के माध्यम से, जब केसेस जाता सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको वहां पर न्यायिक समीक्षा जब करता है या फिर किसी केस को उसका विश्लेषण करते हैं, तो उस टाइम में ये देखा जाता है कि संविधान का कौन सी व्याख्या यहाँ सूट हो रही है, और उसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारे राज्य की परिभाषा के अंदर उसको रखा है, राज्य की परिभाषा के अंदर उसको रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे, संविधान समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे साथियों संविधानवाद क्या होती है। ठीक है, तो संविधान देखिए, संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि संविधान चूंकि हर एक देश के पास है, हर देश के पास संविधान है या कोई लॉ बुक जरूर है जिसके माध्यम से वो शासन व्यवस्था को चला रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करता हूं कि अगर संविधान की बात करें तो संविधान क्या है, भारत में भी संविधान है, पाकिस्तान में भी संविधान है,
पाकिस्तान में भी संविधान है और अमेरिका में भी संविधान है, ब्रिटेन में भी संविधान है, और यहाँ तक कि एक अभी आजकल उदाहरण ली जाती है उत्तर कोरिया का, वहाँ का शासक किम जोंग उन, वो उसके बारे में कहा जाता है किम जोंग उन। एक मिनट साथियों, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान का, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो संविधान तो हर एक देश में होता है, यहाँ तक कि मैंने आपको कहा कि जिसके बारे में आज कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन वह एक तानाशाही है। तो तानाशाही का मतलब क्या होता है कि उसके शासन व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। तो क्या वहाँ का संविधान नहीं है? सोचने वाली बात है कि क्या वहाँ का संविधान नहीं है? तो ऐसा बात नहीं है, वहाँ का भी एक संविधान है। और जिस संविधान की रचना कब हुई थी? 1954 में वहाँ पर संविधान की रचना हुई थी। कब? 1954। यहाँ पर 3 नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। किम जोंग सेन, किम जोंग इन, और नेक्स्ट है किम जोंग उन, ठीक है। यह 3 चीज़ों को समझिए कि जब वहाँ पर यानी कोरिया प्रायद्वीप में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, और गृह युद्ध में क्या हो रहा था? विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है। एक तरफ था समाजवाद को मानने वाला यानी कम्युनिस्टवादी, और एक था लोकतंत्र को मानने वाले, ठीक है। तो ये आप जो इन 3 नाम को समझ रहे हैं, ये खास करके ये तीनों नाम नॉर्थ कोरिया से संबंधित है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये जो किम जोंग उन है, ये तो अभी आप लोग जान ही रहे होंगे कि एकदम दनादन मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहा है, पूरा का पूरा परीक्षण कर रहा है मिसाइल का, और सीधा अमेरिका को बोलता है कि भैया संभल कर रहना न, मेरा कब माइंड घुसा जाकर के पटक ना दूं एक बम, ठीक है। तो यहाँ पर ये किम जोंग इन जो वर्तमान का शासक है वहाँ का, उसका बाप का नाम था किम जोंग इन, और इस किम जोंग इन का बाप का नाम था किम जोंग सेन। कौन था? किम जोंग सेन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान का वहाँ का तानाशाह किम जोंग उन है, उसका दादाजी कौन था? किम जोंग सेन था। दादाजी कौन है उनके? किम जोंग सेन है। और इसी किम जोंग सेन ने जब 1953 ईस्वी में उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया का विभाजन होता है, और दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है, और उत्तर कोरिया एक कम्युनलिज्म, वहाँ का मतलब कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। तो उन्होंने ही वहाँ की संविधान की रचना किया था, ठीक है। यानी किम जोंग सेन ने वहाँ की संविधान की रचना किया था। तो अब कहिएगा, तो जब वहाँ का संविधान है तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ तानाशाही शासन क्यों स्थापित हो गया? किम जोंग सेन ने जब उसी टाइम में वहाँ की उत्तर कोरिया का संविधान की रचना कर दी गई थी, तो फिर उस टाइम से लेकर के आज तक वहाँ पर तानाशाही क्यों हुआ? तो यही चीज़ है वहाँ पर कि संविधान वहाँ भी है, संविधान आपका चाइना में भी है, संविधान आपका रसिया में भी है, और यूएसए एवं इंडिया में भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हमारा है, ठीक है। संविधान सभी देशों के पास है, लेकिन संविधानवाद कुछ ही देशों के पास है। तो संविधानवाद आखिर है क्या? जब संविधान हर देश के पास है, ठीक है ना, हर देश के पास है, तो फिर संविधानवाद क्यों नहीं है? यहाँ तक देखें कि अभी अरब प्रायद्वीप की बात करें, ठीक है, सऊदी अरब, वहाँ पर भी 1932 का जो
इब्न अल सौद वहाँ का जो शासक था, उन्होंने भी उस टाइम में कहा था कि अरब में जो सऊदी अरब में शासन व्यवस्था चलती है वो वहाँ की शरीयत एवं सुन्नह के अनुसार चलती है। ठीक है, शरीयत क्या है साथियों? तो शरीयत मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए वह एक लॉ बुक है, कानून की किताब है। जिस तरह हिंदू धर्म को मानने वाले मनुस्मृति, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मनुस्मृति आपका हिंदू धर्म का कानून की किताब है, और उस किताब में उन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जो हिंदू सेप्ट को मानने वाले हैं, हिंदू को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका क्या क्या कर्तव्य होगा और क्या क्या वह काम को करेंगे, ये आपका मनुस्मृति में मिलता है। उसी तरह जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए यह एक कानून का किताब है, कानून का किताब है। तो आप कहेंगे कि फिर कुरान उन लोग का क्या है? तो कुरान एक पवित्र मतलब वो जो अल्लाह के द्वारा जो संदेश दी गई है ना, उस चीज़ों में उसमें लिखा गया है, यानी कुरान में, यानी अल्लाह का जो संदेश है, जो मेन उसका किताब है वो है पवित्र कुरान। जिस तरह हमारा पवित्र गीता है, गीता में क्या है? गीता कानून का किताब नहीं है, उसमें कर्म का सिद्धांत की बात की गई है कि जीना लोगों को कैसे चाहिए और कौन सा कार्य को करना चाहिए, कौन सा काम को नहीं करना चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है वही तो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसको हिंदू धर्म का सबसे पवित्र किताबों में से एक माना जाता है। ठीक है, उसी तरह कुरान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का पवित्र किताब है। ठीक है, पवित्र है। लेकिन ये जो शरीयत एवं सुन्नह है वो वहाँ की इस्लाम धर्म का क्या है? लॉ बुक है। यानी वहाँ पर जो शासन व्यवस्था चलती है वो शरीयत में जिस प्रकार का लिखा गया है, सऊदी अरब में उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है। आज भी वहाँ क्या है? राजतंत्र है, वहाँ राजतंत्र है, ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन वहाँ पर भी शासन चलाने वाला भी कोई एक किताब है। ठीक है, कनाडा की बात किया जाए, न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड में भी अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, लेकिन वहां पर भी शासन व्यवस्था चलती है, वहां पर भी शासन व्यवस्था आपका चलती है। लेकिन संविधान तो किसी न किसी रूप में सब जगह है, या वो धर्म की किताब से शासन व्यवस्था चला रहा हो, या फिर वह एक लिखित संविधान के माध्यम से चला रहा हो, या फिर एक अलिखित संविधान के माध्यम से चला रहा हो। लेकिन हर एक देश के पास संविधान है, हर देश के पास संविधान है। संविधान ऐसा नहीं कि कहीं नहीं है, लेकिन संविधानवाद हर एक देश के पास नहीं है। तो फिर अब ये संविधानवाद है क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं संविधानवाद। ठीक है, संविधानवाद, संविधानवाद। तो संविधानवाद की परिभाषा की अगर बात करें साथियों, तो संविधानवाद में कहता है कि संविधान न केवल संविधान में तो उसमें अधिकारों की चर्चा वगैरह की गई है, लेकिन संविधानवाद का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, वो कहता है कि संविधानवाद न केवल शासन के अधिकारों, संविधानवाद न केवल शासन के अधिकारों का जिक्र करता है, अधिकारों की व्याख्या करती है, बल्कि क्या करता है? बल्कि जो शासन व्यवस्था को चलाने वाला है, ठीक है, व्याख्या करता है, बल्कि क्या करता है? इनको सीमित करने के लिए, इनको सीमित करने हेतु करने के लिए संस्थानिक उपाय करता है। इनको सीमित करने के लिए क्या करता है? संस्थानिक उपाय भी करता है। तो संस्थानिक उपाय कहने का मतलब कि देखिए, ध्यान रहे कि संविधान में अधिकारों की चर्चा कर दिया गया और क्या कर दिया गया? उनके कर्तव्यों की चर्चा कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ कहता है संविधानवाद में कि संविधान ना केवल, ये संविधानवाद ना केवल शासन के अधिकारों की बात करता है और ना ही इनकी केवल व्याख्या करती है, बल्कि इनके शक्तियों को नियंत्रण करने वाली,
शक्तियों को नियंत्रण करने वाली संस्थानिक उपाय भी करता है। अब देखिए साथियों, यहीं पर समझना है आपको कि ये संस्थानिक उपाय क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि उत्तर कोरिया में संविधान है और वहाँ की शासन व्यवस्था भी उसके अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन किम जोंग उन जो वहाँ का शासन चलाने वाला तानाशाही व्यक्ति है, तो उस पर कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं है, ठीक है, संस्था नहीं है। यानी वो अगर संविधान को चाहे तो संविधान अपने अकॉर्डिंग वह घुमा लेगा, संविधान को अपने तरीके से वह घुमाता है। संविधान में उसका क्या लिखा है उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। उसका फर्क इस बात से है कि वो उसके उस टाइम में, जिस टाइम वो डिसीजन लेता है, उस टाइम उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी उन्होंने पूरे विश्व के सामने अपने परमाणु नीति को इंट्रोड्यूस किया, और परमाणु नीति में उन्होंने कहा कि अगर कोई देश, जैसे मैं हमारा भारत देश का परमाणु नीति समझा देते हैं। परमाणु नीति क्या है कि हम कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर नहीं करेंगे। किनके ऊपर? जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई परमाणु शक्ति वाला देश है, ये तो अगर मोदी जी ने किया कि अगर कोई परमाणु शक्ति वाला देश है और हमें लगता है कि उनसे मेरी संप्रभुता की रक्षा करना जरूरी हो गई है, तो मैं परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन देश की संप्रभुता का, ये नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अगर सुरक्षा खतरा हो जाए तो हम परमाणु बम फेंक देंगे, ऐसा नहीं हमारा है। लेकिन वहां का देखिएगा कितना खतरनाक वो अपना बना रखा है कि अगर किम जोंग उन को मारने का प्रयास अगर किसी देश ने किया तो उस देश के ऊपर हम परमाणु बम गिरवा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये वो अपने मन मुताबिक वहां की नीतियों को बनाता है, जैसा चाहे उस चीज को वहां पर बना देता है, जैसा चाहिए उस चीज को वहां बना देता है। लेकिन जिस देश में संविधानवाद है, संविधान ना केवल बल्कि संविधानवाद है, वहां पर क्या करती है कि सरकार को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न संस्था का गठन किया गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, चुनाव आयोग क्या है? वह भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। और जब चुनाव आती है और जब आचार संहिता लागू होता है, तो जिस क्षेत्र में चुनाव होता है उस क्षेत्र की टोटल लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने अंडर में वह डिसीजन मेकिंग में डाल लेता है, आचार संहिता जब लगता है तो। और चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता है तब तक वहाँ जो सिविल प्रशासन होती है, सामान्य जो प्रशासन आपका होता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करने लगता है? चुनाव आयोग करता है, ताकि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। और उस टाइम में जो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या डिप्टी कमिश्नर जिसको डीसी कहते हैं, उनका जो कानून व्यवस्था चलाने का है, वह किसे दिशा निर्देश पर काम करना शुरू करता है? तो वह चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये क्यों कंट्रोल करता है? ताकि जो उस टाइम में जो करंट गवर्नमेंट है, तो करंट गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो मान लिया जाए कि भी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, तो झारखंड की पूरी प्रशासन इसके अंडर में काम कर रही है, और ये जो दिशा निर्देश देता है कलेक्टर साहब को, वो उस चीज़ को पालन करना उनका जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि चुनाव जिस टाइम होगा उस टाइम भी अगर हेमंत सोरेन को ही कंट्रोल करने दे दिया जाए, तो प्रॉब्लम वहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि वह अपनी मनमर्जी से कलेक्टर को आदेश देना शुरू कर देगा। तो उसको संस्थानिक ढांचा बना दिया गया है कि जब चुनाव होगा तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आपका क्या करना होगा? आपका चुनाव आयोग उसको कंट्रोल करेगी, यानी उसी के दिशा निर्देश पर चुनाव आपका संपन्न होगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा करके लोकतंत्र की स्थापना यानी नए गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये संस्था का संस्थानिक उपाय करता है। दूसरी बात अगर देखें, चुनाव आयोग एक उपाय है। अब देखिए कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मान लिया जाए, कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में या संसदीय प्रणाली में अगर लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों में अगर किसी दल का
पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत होगा तो कहा जाता है बहुत ही खतरनाक। इस पर एक कमेंट हुआ है कि अगर किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है और उस संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में अगर रिप्रेजेंटेटिव आपका काउंसिल, ठीक है, यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में यानी ऊपरले सदन और निचले सदन, इन दोनों में किसी भी पार्टी की अगर पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाती है तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे ताकतवर, यानी उस टाइम का जो प्रधानमंत्री होगा उससे ताकतवर ब्रह्मांड में कोई नेता नहीं होता है। इतना आप समझ जाइए। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि बहुत बड़े पॉलिटिकल एक विद्वान है, उनका यह कहना है। लोकसभा में राज्यसभा में हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि ये चीज़ भारत में एक बार देखने को मिला था और वह दौर था आपका 1975 का, 71 से 77 उसको कहा जाता है। वह दौर था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का प्रधानमंत्री वो थी और सरकार उसके नेतृत्व में चल रहा था। और उस टाइम में यह देखा गया इस चीज़ को कि उस टाइम में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत लोकसभा में भी थी और पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी थी। दोनों में उसका पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी। और आपने इस 42वां संविधान संशोधन का नाम सुने होंगे। 42वां संविधान संशोधन को एक मिनी संविधान भी कहा गया है, मिनी संविधान का भी दर्जा दी गई है, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि जब लोकसभा एवं राज्यसभा में दोनों का बहुमत थी, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी, तो 42वां संविधान संशोधन में जो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी को जो लगा उस टाइम में कि इसको संशोधन कर देना चाहिए, मेरे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, वो संविधान को अपने मुताबिक साफ कर दिया। यानी अपने मुताबिक वो क्या किया, यह बराबर कर दिया, यानी जैसी मर्जी था उन्होंने कर दिया। और उस टाइम में एक बहुत बड़ी घटना भी घटी थी कि रातों रात अखबार मीडिया वगैरह पर सेंसरशिप लगा करके और आपातकाल की घोषणा भी कर दी। और वैसा आपातकाल जो संविधान सम्मत भी नहीं है, यानी जो आपातकाल की 352 का संविधान में उल्लेख किया गया है। जब हम आपातकाल की चर्चा करेंगे तो मैं बात करूंगा कि कब कब आपातकाल लगाया जा सकता है। जो संविधान में जिस चीज़ का आपातकाल का वर्णन किया नहीं गया है, जिस कारण से आप आपातकाल लगा रहे हैं, वो सिचुएशन क्रिएट हुआ ही नहीं है। और बिना सिचुएशन का वो क्या किया, बिना सिचुएशन का उस टाइम में वह आपातकाल को लगा दिया। तो ये क्या हुआ था, उस टाइम में लोकसभा एवं राज्यसभा पूर्ण बहुमत थी और इंदिरा गांधी ने इस सब काम को किया। लेकिन अब कहिएगा क्या, तो उस टाइम में भारत में संविधानवाद नहीं था, संविधानवाद था। उसी चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया और चैलेंज करके यह आदेश दिया सरकार को, और उस आदेश के द्वारा 44वां संविधान संशोधन पारित होता है। और जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वह अतिरिक्त जो अपनी मर्जी से किया गया था, जो संविधान सम्मत नहीं थी, उनको वह फिर से पुनः संशोधन करके ला दिया गया, ठीक है। यानी ये हमारी भारत की संस्थानिक ढांचा का सवाल है। यानी वर्तमान की अगर करंट गवर्नमेंट में अगर यह बात कर लिया जाए कि मोदी जी भी पूर्ण बहुमत में है, तो किसी भी चीज़ को यह क्या करेगी, अपने मन मुताबिक कर देगा। तो करने के लिए तो वो संसद में पूर्ण बहुमत है, कर लेगा। लेकिन आर्टिकल 13 को आप पढ़िएगा, उसमें है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। और उसमें अगर पब्लिक का यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या संविधान सम्मत अगर किसी भी प्रकार का सरकार एक्शन लेती है और कानून को बनाती है, तो इतना आप एश्योर रहिएगा कि वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस चीज़ को रद्द कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसको नन एंड वाइड कर देगा। और नन एंड वाइड दो तरीके से करता है। मैं आपको आर्टिकल 13 में पढ़ाऊंगा इस चीज़ को कि न्यायिक समीक्षा में नन एंड वाइड कब किया जाता है और कब पूरा का पूरा उस कानून को रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो हम उसमें दो सिद्धांत बात करेंगे, एक आच्छादन का सिद्धांत है और एक पृथक्करण का सिद्धांत है। पृथक्करण का सिद्धांत है और एक दूसरी आच्छादन का सिद्धांत है। और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी किस तरह से आपका विधायिका जो है, लेजिस्लेचर जो है, उसको जुडिशरी के माध्यम से कंट्रोल करने का एक हथकंडा बना दिया गया है, ठीक है। यानी सरकार चाह करके भी, चाहे वो कितनी बहुमत क्यों ना सरकार हो, लेकिन वह चाह करके भी वो आपका नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी
कि उस तरह का शासन व्यवस्था को जो संविधान सम्मत है उसके बियॉन्ड में अगर वह शासन काम करना शुरू करे तो उसको रोक लगा देगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये उसी देश में हो सकता है, ये संस्थानिक उपाय उसी देश में संभव हो सकता है जहां पर क्या होगा, जहां पर आपका क्या होता है, ये लोकतंत्र की भावना हो, लोकतंत्र हो। मान लिया जाए कि अगर ये चीज़ को आपको कहा जाए कि ये चीज़ क्या वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर कोरिया वगैरह में नहीं है, वहाँ का चुनाव आयोग वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है। चाइना में क्या चुनाव आयोग नहीं है, चाइना में क्या सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, है वहाँ पर भी, लेकिन उस पर किसका अधिकार है, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है। गवर्नमेंट कह देती है तो कोर्ट खुलेगा, गवर्नमेंट कहेगी तो कोर्ट नहीं खुलेगा, यानी गवर्नमेंट अपने अंडर, वहाँ का राज्य बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन लोकतंत्र में कौन होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं तो वह लोकतंत्र, यानी लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी शासन के ऊपर किसका प्रभुत्व होता है, जनता का प्रभुत्व होता है। जैसे मैं मान लिया जाए कि अगर अभी आपने देखा होगा कि एक आपका किसान कानून आया था, ठीक है, किसान कानून आया था, तो किसान कानून आया तो मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान कानून को बना दिया और किसान कानून को तत्कालीन समय में सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू करने से मना कर दिया, बोला हम इस चीज़ को रिव्यू अभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले हमारी बहुत सारी पेंडिंग केसेस पड़ी हुई है, पेंडिंग केसेस पड़ी हुई है। तो देखिए भारत की जनता में इतनी पावर थी, अगर यह पावर आपके पास नहीं होता तो क्या किसान कानून रिटर्न सरकार को लेना पड़ता, नहीं। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 19 का प्रयोग किया वहां पर, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार 19 के, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार का, और आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए वह हाईवे को जाम करके और धरना प्रदर्शन पर बैठ गया और लगभग साल भर से ज़्यादा 13 महीना का धरना प्रदर्शन किया और अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा और झुक करके वह तीनों कानून का पुनः रिपील करना पड़ा। यह कैसे हो पाया, क्योंकि भारत का संविधान मुझे वह राइट्स को देती है। लेकिन अगर यह लोकतंत्र नहीं रहता और लोकतंत्र नहीं होने के कारण अगर वह संविधान हमको पावर नहीं देता तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को हम झुका पाते, नहीं झुका पाते, क्योंकि उनकी बहुमत है भी और बहुमत में वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यह काम तभी हुआ कि यह पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। इसलिए भारत का संविधान का पहला लेटर आपका कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत के लोग जो हैं वही यहाँ का पूर्ण संप्रभु हैं। भारत की शासन के तंत्र पर किसका अधिकार है, भारत की जनता का अधिकार है। यानी भारत की जनता अगर सारे संस्थानिक यानी संस्था भी अगर भंग हो जाए, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सारे संस्था को अपने अंडर कंट्रोल कर ले, चाहे वह जुडिशरी हो, चाहे वो आपका चुनाव आयोग की बात किया जाए या फिर आपका संसद की बात किया जाए, सभी को अपने अंडर में कंट्रोल करने के बाद भी अगर वह चाहेगी कि हम मनमानापन करेंगे तो भारत का संविधान उसको यह चीज़ को रोकेगी है। साथ साथ भारत की जनता को यह पावर दिया, लोकतंत्र, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हम भारत का लोग शब्द में ही यह छुपी हुई है कि भारत का जो जनता है वही पूर्णतः संप्रभु है, यानी भारत की शासन व्यवस्था के ऊपर भारत की जनता का प्रभाव है। यानी आप अगर मेरा नहीं सुनेंगे तो हम आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए यानी 19 के अंतर जो आपका सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है, आपका विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है, उस चीज़ को हम यूज करके और हम पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आप कहिएगा कि विरोध प्रदर्शन करेगा तो वो क्या करेगा, तो वो हमको चाह करके भी नहीं मार सकता है। इतना मैं बता देता हूँ क्यों नहीं मार सकता है, क्योंकि उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन चाइना की सरकार यह कर सकती है। चाइना में आपने सुना होगा तियानमेन चौक की घटना, यह 1978 के आसपास की घटना है, देख लीजिएगा थोड़ा डेट को। और उस टाइम में वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ नवयुवक थे, वो वहाँ पर जो आपका कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है उसको हटा करके लोकतंत्र की मांग कर रहा था, लोकतंत्र की मांग कर रहा था और उसी के लिए वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था साथियों। तो वह घटना इतना बिराया दिल को दहला देने वाली थी कि चाइना का तत्कालीन सरकार ने उन बच्चों पर, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर तोप से गोला बरसा दिया गया, यानी तोप से उनको उड़ा दिया गया। और कहा जाता है, इतिहास में यह वर्णन किया गया है कि उसको उड़ाने के बाद जो उसका मांस बचा उसको सुखा दिया गया, काट काट करके
और क्या किया गया, उसको चक्की मिल में पिसा दिया गया और पिसा करके और उसका गोली बना बना करके चील और कौओं को खिला दिया गया था। यह सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की कर सकती है, क्योंकि कम्युनिस्ट यानी जो साम्यवादी गवर्नमेंट होती है ना, वहां पर राज्य इतनी मजबूत होती है कि वह जनता की बात को नहीं सुनेगा, वह अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वहां पर संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ की गवर्नमेंट अगर कहीं इस प्रकार की कुकृत्य करने का प्रयास करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर आएगी और साथ ही साथ आपके देश की जनता विद्रोह कर देगी और उस सरकार को हटा देगा। क्या यह संभव है कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद में यह पास कर दे कि जब तक नरेंद्र मोदी बचेगा तब तक यह प्रधानमंत्री भारत का रहेगा? नहीं कर सकती है। जबकि चाइना का देखिए, शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। व्लादिमीर पुतिन को देखिए 2036 तक के लिए उसको प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। वह क्या है, साम्यवादी सरकार है। वहां पर लोकतंत्र नहीं है। वैसा जिस तरह भारतीय लोकतंत्र है वैसा लोकतंत्र नहीं है। लेकिन भारत की बात किया जाए, ब्रिटेन की बात किया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात किया जाए, जर्मनी फ्रांस की बात किया जाए, यह पूर्णतः लोकतंत्र आर्थिक देश है। और लोकतंत्र में आपका संविधान भी होता है और संविधानवाद भी होता है। ठीक है। वहीं नॉर्थ कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ संविधान है, लेकिन वहाँ का जो शासक है वह शासक क्या करता है, अपनी मनमर्जी करता है, जो उसको मन आता है वह कर देता है, जो मन करता है। एक न्यूज़ में आया था कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर एक वहाँ का अधिकारी ने छींक दिया तो उसको गोली मार दिया गया। आप सोचिए, छींकना एक प्राकृतिक घटना है, अनेक छींक क्रिया है जिसको इच्छा आने पर नहीं कर सकते हैं। अनेक छींक, जब वह अपना ये होगा छींकने की संभावना बनेगी वह छींक ही देगा। उसको कंट्रोल भी नहीं करता है लोग, वो कंट्रोल होता ही नहीं जल्दी। कभी कभी अगर हो गया अलग बात है, लेकिन जल्दी से वह कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन उसको गोली मार दिया। क्या भारत में ऐसा है? भारत का कैबिनेट मीटिंग अगर हो रहा है भारत सरकार का, उसमें आप छींक दीजिए, चाहे आप माथा इधर उधर घुमा दीजिए, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ उसको गोली नहीं मार सकता है। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर कानून का शासन होता है, और कानून की शासन की स्थापना करने के लिए यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया है। कानून का शासन की स्थापना करने के लिए विभिन्न संस्था का निर्माण किया गया। तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि जहाँ पर कानून का शासन होता है और उस कानून के शासन को लागू करने वाली संस्था होती है, उस देश में संविधान भी होता है और संविधानवाद भी होता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण से भी मैंने यह समझाने का प्रयास किया कि संविधान एवं संविधानवाद है क्या, अब हम ये यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से शुरू ये कर दिए। अब हम आगे की ओर जो बात करेंगे साथियों, और कौन सा टॉपिक, वो है आपका लोकतंत्र। और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि शक्तियों का पृथक्करण और सत्ता का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, लोकतंत्र यानी जिसको जनतंत्र भी कहते हैं, और लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लेकिन इस क्लास में नहीं, इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं और नेक्स्ट बार हम फिर मिलेंगे आपको दूसरी क्लास में, जहां पर हम अन्य जो टॉपिक अभी मैंने कहा उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।